जो सवाल सर आपके लिए, पहला सवाल सर, आप बताएंगे कि वैक्सीन के अंदर, किसी भी वैक्सीन के अंदर इंग्रेडिएंट जो होता है, उस इंग्रेडिएंट में कौन कौन सी चीजें होती हैं, या कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान के बॉडी पे ठीक नहीं है, या इवन एनिमल प्रोडक्ट अगर कोई होता है तो वो क्या है, थोड़ा सा इस बारे में स्पष्ट कीजिए। वैक्सीन को लेकर के हमारे देश के 138 करोड़ जनता को कुछ जानकारी बहुत आवश्यक है। पहली बात इंग्रेडिएंट्स, और दूसरी बात टेक्निक वैक्सीन की कौन सी होगी। एक वैक्सीन में 20 से अधिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और बाई लॉ कंपनी को यह आवश्यक नहीं होता है कि वो सारे इंग्रेडिएंट्स बताए, इसलिए सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने नहीं आ सकते हैं। फिर भी कुछ मेन मैं आपको बताता हूं। पहला होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इतना टॉक्सिक होता है कि दिस कॉजेज एल्जीमस डिजीज। एल्जीमस डिजीज करता है जिसके अंदर मेमोरी लॉस होती है, डिमेंशिया हो जाता है, आदमी इतना इनकेपेबल हो जाता है कि खुद कुछ काम नहीं कर सकता है, उसको किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा इसमें होता है मरकरी। मरकरी के बारे में आपने सुना होगा कि अमेरिका में और काफी देशों में मरकरी के बल्ब शुरू हुए थे, मरकरी बल्ब। लेकिन अमेरिका में वो मरकरी बल्ब बैन करने पड़े क्योंकि मरकरी बहुत टॉक्सिक होता है। मरकरी से ऑटिज्म भी होता है, इसके अलावा बाकी नर्वस सिस्टम की और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी होती है। इसके साथ साथ जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ह्यूमन फीटल सेल्स, यानी कि जो मानव के जो भ्रूण है, उस मानव भ्रूण को मारा जाता है, उसमें से जो भ्रूण की जो कोशिकाएं होती है उस कोशिकाओं को निकाला जाता है और उसमें से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो उनको यूज होता है। इसके साथ में आप देखेंगे कि एनिमल की जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि गाय जो होती है, गाय का मांस उसमें प्रयोग करते हैं, गाय की चर्बी का तेल उसमें प्रयोग करते हैं, और गाय की हड्डी उसके अंदर प्रयोग होती है वैक्सीन बनाने के अंदर। इसके साथ में सुअर का मांस, सुअर की चर्बी का तेल और सुअर की हड्डी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बतख और मंकी यानी बंदर और भी कई जानवर होते हैं जो उनका इस्तेमाल उनके शरीर की जो कोशिकाओं का, उनके रक्त का, उनका मांस का, उनके खून का, उनकी अस्थि मंजा का और उनके तेल का उनके उसके अंदर प्रयोग होता है। तो देखिए, और इसके अलावा एक होती है स्क्वेलिन ऑयल, उसका होता है कंपोनेंट जो कि फिश ऑयल, मछली से निकलता है। जिलेटिन इसके अंदर यूज होता है। एंटीबायोटिक्स होते हैं, एग प्रोटीन्स होता है। एंटीबायोटिक्स आप देखिए, जहां एक तरफ बात हो रही कि वैक्सीन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो खुद डैमेज्ड होते हैं, वो अपने आप में मरे हुए होते हैं, उसके अंदर फिर एंटीबायोटिक भी ऐड होती है। तो जो खास तौर से जो शाकाहारी लोग हैं उनके सामने बड़ी समस्या है, और पूरे विश्व में चाहे कोई भी किसी धर्म का व्यक्ति होगा, तो देखिए आप हर धर्म के व्यक्ति को इसमें कहीं न कहीं इसकी मान्यता प्रभावित होती है। पूरे विश्व में लोग उसका विरोध करते हैं और बहुत सारे लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं का हवाला दे करके वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। तो भारत के अंदर भी भारत सरकार को वैक्सीन बिल्कुल किसी प्रकार से कंपल्सरी नहीं करना चाहिए। लोगों की धार्मिक मान्यता को ध्यान में रखते हुए जो लोग बिल्कुल पूर्णतः शाकाहारी है उनके लिए इसको आवश्यक नहीं करना चाहिए। और साथ में इतनी सारे साइड इफेक्ट इसके वैक्सीन के होते हैं, तो इन सब चीजों को देख करके हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये वैक्सीन हमारे लिए लाभदायक नहीं है। इसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है वैक्सीन की टेक्निक। मैं शुरू से ही फरवरी मार्च से बता रहा हूं कि ये टैटू टेक्निक है, इसको बोलते हैं क्वांटम टैटू टेक्निक। ये क्वांटम टैटू टेक्निक बात जो मैं कर रहा था, लोग उसका कुछ लोग समझ नहीं पाए थे, वो लोग उस टाइम मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन अभी आप कल परसों जो ट्वीट देखा होगा डॉक्टर हर्षवर्धन जी का, उन्होंने बोला है कि भैया एक टैटू लगेगा। वो टैटू क्या है? वो एक इनविजिबल टैटू आपके स्किन के अंदर लगेगा, उसमें आपके वैक्सीनेशन की सारी हिस्ट्री होगी। आप कहीं पर जा रहे हैं तो आपने वैक्सीन करवाया या नहीं करवाया, पहले टेस्ट होगा। आप मॉल में एंट्री कर रहे हैं तो आपका टेस्टिंग होगा, उस टैटू से मालूम चल जाएगा कि आप वैक्सीनेटेड है या नहीं है, नहीं है तो आपको एंट्री नहीं होगा। चाहे बाई प्लेन जाएंगे, चाहे बाई ट्रेन जाएंगे, चाहे कोई जो जनता की जो बेसिक सुविधा होती है, जो बीपीएल कैटेगरी को मिलती है, किसी और कैटेगरी को मिलती है, वो सबके लिए आपका क्वांटम टैटू के माध्यम से चेक होगा। और ये क्वांटम टैटू के माध्यम से सिर्फ इतना ही नहीं होगा, ये एक प्रकार से एक यूनिवर्सल आईडी है। ये आईडी 2020 का पार्ट है, जिसको अभी गवर्नमेंट ने हेल्थ आईडी कहा है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ आईडी की बात की है। बेसिकली ये आईडी 2020 जो बिल गेट्स की है उसी का एक हिस्सा है। इसके माध्यम से आपके सारे बैंक अकाउंट्स इसमें आपके जुड़ेंगे। आपके जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो आपके स्क्रीन के अंदर जो सेंसर लगा होगा उससे होंगे। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर आप
में कुछ अपना जो अमाउंट है, जो भी मनी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं वो किसी और के हाथ में कंट्रोल में होगा। तो ये आपको गुलामी की तरफ ले जाने का एक तरीका है, आपको डीपॉपुलेशन का एक तरीका है, आपको ह्यूमन कंट्रोलिंग का एक तरीका है। जी सर आपके लिए सेकंड सवाल है, आपके ही एक वीडियो को बेस बनाते हुए रिलायबिलिटी ऑफ RT-PCR टेस्ट, यहाँ पे सर आपने जयपुर के जज साहब का कोई एग्जांपल दिया था, तो वो जी थोड़ा सा आप इलाबोरेट करें जिससे ये समझ आए कि जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव आता है तो वो रियल मायने में सिक है या जस्ट वो एक रैंडम टेस्ट है जिसमें पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। तो RT-PCR टेस्ट का रिलायबिलिटी पे फोकस कीजिए विद दैट एग्जांपल ऑफ जयपुर। हाँ, आप देखिए इस चीज को मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि ये RT-PCR टेस्ट है, चाहे कोई भी टेस्ट है, वो 2% से लेकर 40% तक इसके रिजल्ट इनएक्यूरेट होते हैं। कहीं कहीं पर तो ये भी लिखा हुआ है 50%, 60%, 70%, 80%। यानी कि आप समझ लीजिए कि बाई चांस पॉजिटिव, बाई चांस वाली बात हो रही है। जयपुर के चीफ जस्टिस, यानी कि किसी राज्य के सबसे बड़ा जज, चीफ जस्टिस, मैंने ये बात कही थी कि अगर इस चीज को पता लगाना कि टेस्ट सही है या गलत है तो 3 दिन में 10 बार टेस्ट कीजिए, आपको चीजें बाहर निकल जाएगी। शायद हमारा वीडियो पहुंचा होगा उनके पास या किसी और पर्पज से उन्होंने 2 दिन में 6 बार टेस्ट कराया। 2 दिन में 6 बार टेस्ट आया, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, 2 पॉजिटिव आए और 4 नेगेटिव आए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम पॉजिटिव को सही मान के चलते हैं क्या ये सही चीज था, उसी आदमी का टेस्ट हुआ है 2 दिन में, और नेगेटिव गलत है, तो इसका मतलब 66%, 66% ये टेस्ट गलत रिजल्ट दे रहा है। और अगर आप नेगेटिव को सही मानते हो और पॉजिटिव को गलत मानते हो तो 33% गलत रिजल्ट दे रहा है। यानी कि 33% से 66% ये रिजल्ट गलत है। इस बात की तो टेस्टिंग जो हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है उनकी टेस्टिंग से हो गई है। यानी कि कहीं कुछ अगर मान लीजिए किसी गवाह की आवश्यकता पड़े तो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सबसे अच्छे गवाह होंगे, उनसे अच्छा ईमानदार और उनसे अच्छा आदमी कौन होगा जो गवाह देने के लायक होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में किस प्रकार का काम चल रहा है। ये टेस्ट किसी प्रकार के कोई भी रिलायबिलिटी नहीं है, ये कूड़े में डालने के लायक टेस्ट है।